प्लेटो, जो कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो प्लेटो का सेकंड पार्ट आ चुका है। 10 पार्ट ऐसे आएंगे स्मॉल स्मॉल वीडियोस में, तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। और मैं ये प्रिंटेड नोट्स आपको, जो प्रिंटेड नोट्स नहीं, जो मेरे ये जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, तो मैं उसको आपको दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी आप रिवाइज कर लोगे इन नोट्स से। तो प्लेटो की जो मेथोडोलॉजी है वो, अब अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग देखोगे, प्लेटो की फ़िलासफ़ी देखोगे, तो कैसे आप जान पाओगे। जो उन्होंने एक आइडिया बोरो किया था अपने टीचर से। टीचर कौन थे उनके? सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस से जो उन्होंने आइडिया बोरो किया था वो था डायलेक्टिक्स का। डायलेक्टिक्स का आइडिया ऐसा ही है कि जैसे भारत में आप कह लो कि वेदांत था। वेदांत का मतलब था कि गुरु बैठते थे और टीचर्स शिष्य आपस में बैठते थे यहाँ पे, और गुरु कुछ टीचर को गुरु सवाल पूछते थे बच्चों से, बच्चे जवाब देते थे, फिर आपस में सवाल जवाब ये होता था ऐसे। फिर जितने भी बेकार बेकार के एलिमेंट्स हैं वो निकल करके एक नया, आप कह लो कि नई फिलॉसफी जनती थी। जैसे मैं आपको इसका बाद में एग्जांपल भी दूंगा आपको। तो इस मेथोडोलॉजी को बोलते हैं डायलेक्टिक्स। ये क्या है, मैं दूंगा आपको एग्जांपल। कि जैसे मान लो कि सरकार ने कोई बिल पेश किया, सपोज करो पार्लियामेंट का एग्जांपल लेते हैं हम। पार्लियामेंट में, जो भारत की पार्लियामेंट है दिल्ली में, वहाँ पे सरकार ने कोई बिल पेश किया, ठीक है। उसमें 10 चीज़ें लिखी थी, मान लो 1 2 3 4 अप टू 10 तक लिखा था। अपोजिशन और बहुत सारी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने सवाल उठाए कि भैया ये क्या बिल है, 6 नंबर पॉइंट तो बड़ा बेकार है, 7 नंबर पॉइंट पर थोड़ी गड़बड़ी है, 8वां नंबर पॉइंट अगेन गड़बड़ है। तो उसमें 3 पॉइंट गड़बड़ बताया उन्होंने, 7 को अच्छा मान लिया गया, 3 को फिर सरकार ने क्या किया, चलो ठीक है ऐसा करते हैं, ये सारे पॉइंट 6 7 8 पॉइंट थे इनको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। 7वां थोड़ा सा कम गलत था तो मैं उसको थोड़ा सा, जितना गलत पार्ट है उसको उतना कर लिया। तो हुआ क्या कि सरकार ने जब अमेंडमेंट मान लिए, ठीक है, तो एक अच्छा सा वहाँ पे सबकी सहमति से वो बिल बन के आया। वो बिल ऐसा नहीं कि सहमति खाली फर्जी थी, वो क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि आपस में सांसद लोग क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे किया उन्होंने, तो बाद में जो फॉर्म आया, जो सरकार ने जो बिल पेश किया था उस वो था थीसिस कि मेरा ये बिल है। अपोजिशन पार्टी ने जो क्रिटिसिज्म जो उन्होंने उठाया कि 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट 6 7 तो बिल्कुल गलत है, और 7th में आधा पोर्शन गलत इसका है ना, जो 6 पॉइंट था उस बिल का। तो सरकार ने जो अपोजिशन पार्टी ने जो इसमें क्रिटिकल एनालिसिस जो की, तो 3 पॉइंट्स को हटवा दिया उन्होंने, 2 को हटवा दिया और 7वें को आधा हटवा दिया। तो इसको बोलेंगे एंटीथीसिस, कि थीसिस में कुछ कमियां निकालना होता है एंटीथीसिस। और फिर जब सरकार जब मान गई कि हाँ थीसिस में गलती है, एंटीथीसिस, तो थीसिस और प्लस एंटीथीसिस को मिला करके हम बनाते हैं, तो अब बनता है सिंथेसिस। तो ये बिल फाइनली पास हो जाता है। अच्छा, ये बिल पास हो गया क्योंकि अच्छा था, सबने इसमें डिबेट किया, अपोजिशन पार्टी ने डिबेट किया, फिर कमिटीज़, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनके पास गया। कुछ साल के बाद में वो जो सिंथेसिस थी, समाज बदला, हमारा समाज, नई जनरेशन आ गई, तो वो क्या हुआ बाद में, वो सिंथेसिस जो थी वो नई जनरेशन के लिए क्या हुई जा करके, थीसिस हुई जा करके, बिकॉज इतने सालों से चली आ रही है। फिर उस पर विवाद हुआ कि कुछ बदलो, क्योंकि उस समय ज़माना बदल रहा था, तो फिर उसको बदलने के लिए फिर उसमें एंटीथीसिस लाई गई, तो फिर नई सिंथेसिस निकली। तो ऐसे ही हम लोग आइडियाज़ को बदलते रहते हैं और नई नई सिंथेसिस पे आते रहते हैं। हर सिंथेसिस अपने आप में एक टाइम के बाद में थीसिस बन जाती है, बिकॉज लोगों का आइडियाज़ बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये था डायलेक्टिक्स का सिद्धांत, कि डायलेक्टिक मेथड से जब कोई बहस करता आदमी है कि देखो बीजेपी ने ये काम किया, कांग्रेस ने ये काम किया, आधे घंटे बहस करने के बाद हम पता वो क्या करते हैं, देखो भाई बीजेपी की भी गलती है, कांग्रेस की भी गलती है, बीजेपी ने भी अच्छे काम किए हैं, कांग्रेस ने भी अच्छे काम किए हैं, कुल मिलाकर के दोनों, फिर बाद में वो लोग आपस में ठहाका लगाते हैं कि अरे भैया सब तो सही ठीक है, सब में गलतियां हैं, फिर मान लेते हैं वो गलतियां हैं। तो ये मान लेना क्या होता है, यही है सिंथेसिस। आपस में जो लड़ रहे थे वो लोग, वो थीसिस और एंटीथीसिस की क्लास थी, उसमें जो एलिमेंट बचे उसको बोलते हैं सिंथेसिस, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग
एक टॉपिक पे बात करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, उस डिस्कशन में जो आपस लास्ट में जो बचता है, डिस्कस करने के बाद में जो बचता है, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। पर्पस क्या था? प्लेटो कहते थे कि हमारा माइंड जो है वो कोई आइडिया जब कोई प्रपोज किया गया, जो है कोई आइडिया उनके दिमाग में है, वो हमारे उस समय के बायस से, हमारे प्रेजुडिसेस से और हमारे इग्नोरेंस से भरा पड़ा हुआ था। जब वो आइडिया, जब वो हम विचार लोगों के सामने पेश करते हैं तो लोग उसका काउंटर आर्गूमेंट देते हैं, है ना। कोई आइडिया हो, जैसे मान लो मैं कहूँ कि यार ऐसा करो कि गंगा नदी पे एक बांध बना दो, तो मैंने कहा अच्छी बात है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा इसमें होगी, ठीक है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चीप हो जाएगी, और वैसे ही पानी बहता है। बट जब मैंने ये आइडिया प्रपोज किया तो लोगों ने पता क्या कहा? भैया जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं उनकी दिक्कत, फिर रिवर को जब आप रोकोगे तो फिर वहाँ पे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, जो पहले इतनी हज़ारों किलोमीटर दूरी वाली 2500 किलोमीटर की गंगा नदी है, वो उसमें वो तैरते थे आपस में। अब क्या है, बांध बना दिया आपने तो उनकी वो जो रेंज है वो इतनी रह गई। बांध के नीचे कैसे वो आएंगे? वो तो बांध में ही रह गए, नदी में पहले थे, अब तो वो कुएं में रह गए, तो क्या करोगे उसका? तो जब हम अपने आइडियाज़ को सबके सामने रखते हैं तो सामने वाली पार्टी जो है, सामने वाले लोग हैं, वो हमारे आइडियाज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रडिक्ट करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं बांध बनाने के प्रपोजल को थोड़ा सा टाल दूंगा, फिर मैं शायद कुछ और प्रपोजल लेके आऊँ, कुछ नया। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करना ही क्या है? डायलेक्टिक्स है, ठीक है। जितने भी बेकार बेकार की चीज़ें होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ताकि फ्यूचर में गलती ना करो। इससे अच्छा है कि पहले ही डिस्कस करके वो चीज़ें पहले ही आप नकार दो। बी है डिडक्टिव मेथड, पहला डायलेक्टिक्स है, दूसरा है डिडक्टिव मेथड। कि इसमें जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है। जनरल से पर्टिकुलर की कोई चीज़ है, जनरली चीज़ों को बताया गया, अब वो पर्टिकुलर चीज़ पे जा रहा है, कि मतलब कोर में जा करके उसको डिस्कस करता है। ये आपके जो बिलीव्स हैं अभी तक के, उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, और ये नए नए लॉस पे जो आप सिद्धांत बता रहा है उसको अप्लाई करता है रियल लाइफ में, और फिर बताता है। तो प्लेटो का जो एक ब्लूप्रिंट था आइडियल स्टेट का, कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, कि इंडिविजुअल और सोसाइटी को मैं कैसे फिट करूँगा उस आइडिया के स्टेट में, आइडियल के स्टेट में, कि जहाँ पर वो परफेक्ट हो सकें। कैसे? डायलेक्टिक्स की ज़िंदगी से ही आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डायलेक्टिक्स जो है वो रीजनिंग का की मेन जड़ है। हो सकता है कि आप एक कमरे में खूब रीजनिंग करो, खूब रीजनिंग करो, खूब रीजनिंग करो, आपने पढ़ लिया, जैसे ही आप बाहर निकलते हो और डिबेट करते हो, अरे मैंने तो इतना पढ़ा था यार, इसने मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने कभी उस एंगल से सोचा ही नहीं जिस एंगल से बाकी दुनिया सोच रही थी। हो सकता है कि आपने 50 तरीके के एंगल से सोचा हो उस चीज़ को, बट अगर किसी ने 51st टाइप का अगर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन वाला पॉइंट ले आया तो क्या करोगे? इसलिए देखते हो आप कि कोई भी प्रोफेसर हो दुनिया का, JNU का हो, ऑक्सफोर्ड का हो, वो पॉलिसी फॉर्म करता है, लोग तब भी उसमें गलती निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोफेसर ने सिर्फ कुछ ही, नो डाउट नॉर्मल इंसान से वो ज़्यादा काबिल है, और नॉर्मल इंसान अगर 5 तरीके के थॉट सोच सकता है तो वो प्रोफेसर 50 तरीके के थॉट सोचेंगे। बट हर एरिया में जा करके वो अलग अलग अप्लाई होता है, तो हर एरिया के लोगों का उस बिल से, उस तरीके के आइडिया से अलग अलग कंसर्न होता है, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, आगे पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर ये भी एक है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में क्या था कि क्लास इक्वालिटी होनी चाहिए, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों ने वुमेन को ध्यान नहीं दिया, कास्ट को ध्यान नहीं दिया। तो क्या करोगे उसका? टीलियोलॉजिकल अप्रोच, टीलोस का मतलब होता है पर्पस, टेल का मतलब होता है पर्पस, और एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, किस जितनी जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसका एक पर्पस है, मटेरियल पर्पस उसका है कि वो हर मैटर बदल रहा है अपने आप में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का जो मतलब है, पर्पस है, प्लेटो ने कहा है कि एक इंसान को स्टेट के अंदर गुड लाइफ प्लस डिग्निफाइड लाइफ को वो जन्म देता है। फिलोसफर किंग होगा, उसकी जनता होगी, जनता के अंदर डायलेक्टिक्स की भावना होगी, पर और वो लोग क्रिटिकल थिंकिंग करके 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 जितने भी बेकार के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जितने भी बेकार के रीति रिवाज वहाँ पे हैं, है ना। क्योंकि सोक्रेटिस को जहर का प्याला पढ़ना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि वहाँ के जो गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, उनके जो बेकार बेकार के रिचुअल्स थे, उनको सवाल उठाना शुरू कर दिया था। सवाल नहीं उठाया था, बेसिकली वो लोगों से डिस्कस करते थे कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों पहनते हो, है ना।
जैसे आज अगर मैं पूछ दूँ किसी से कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों है, तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, बट इसका आपको कितना लाभ हो रहा है ये है। इस्लाम में आप हज क्यों जाते हो या फिर आप बुर्का क्यों पहनते हो, कोई इसका मतलब रह गया? नहीं रह गया। ऐसे ईसाई में ड्रिंक वाइन क्यों पीते हो? तो ये सब चीज़ें जितने भी हमको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। और कोई भी चीज़ जो लॉजिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग से वो उस चीज़ आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि वो बेकार है, बकवास है, तो उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। जब समाज के सारे लोग पढ़े लिखे होंगे और सच्ची भावना में, ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूले अपने रट लिए और सभी के 70 80 90% नंबर आ गए, वो नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि डायलेक्टिक्स मेथड जब आप अप्लाई करोगे हर एक प्रिंसिपल पे, जो भी सिद्धांत जी रहे हो आप, तो आपका स्टेट तो वैसे भी एक अच्छा स्टेट हो जाएगा, एक एथिकल लाइफ वाला स्टेट तो हो ही जाएगा। ऐसा मानना था प्लेटो का, क्योंकि उन्होंने ये प्रिंसिपल अपने अपने जो गुरु हैं सोक्रेटिस से बोरो किया था। एनोलॉजी प्रिंसिपल, वो कहते हैं, एनोलॉजी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं कि स्टेट को वो कंपेयर करते हैं ह्यूमन बॉडी से, कि ह्यूमन बॉडी में की शिप एनालॉजी से, कि जिस तरीके से स्टेट, जिस तरीके से एक हाथ की कोई वैल्यू नहीं है बॉडी से जाने के बाद में, एक दांत जब टूटता है इंसान का है तो दांत को हम बढ़ा देते हैं, दांत की कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसी तरीके से बिना स्टेट के बाहर ह्यूमन वैल्यू की कोई लाइफ नहीं है, बिकॉज कोई कल्चर है ही नहीं। कल्चर का, कोऑपरेशन का अपेक्स फॉर्म है क्या? स्टेट। स्टेट फॉर्मेशन एक सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है कि स्टेट वही फॉर्म जिसने किया है अपने बेकार के 2 कौड़ी के रिचुअल से उठ करके लोगों ने एक कोऑपरेशन बनाया और फिर स्टेट को फॉर्म किया कि हाँ चलो तुम स्टेट हो। और स्टेट ही 25 से 30 लाख, आजकल तो 150 करोड़ के कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, भारत है, ये 140 करोड़ के लोग को। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने स्टेट को पावरफुल बना है अपनी 2 कौड़ी की तकियानूसी बातों को ऊपर उठा करके। सोचो, भारत में हर 2 किलोमीटर पे एक नया कल्चर, एक नया रिलीजन, एक नई लैंग्वेज आ जाती है, बट क्या ये मैटर करते हैं? नहीं। इसको फॉलो तो हम कर रहे हैं, बट अगेन जहाँ पर हमको मौका मिलता है थोड़ा सा भी इंसेंटिव, हम अपने कल्चर को भूलने पर उतारू हो जाते हैं। वो अच्छी बात है, क्योंकि उस कल्चर की कोई वैल्यू थी नहीं अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। शिप एनालॉजी, वो बात करते हैं कि शिप को चलाने के लिए जब आप एक ट्रेंड इंसान को रखते हो शिप को चलाने के लिए, तो फिर स्टेट को चलाने के लिए भी आपको एक अच्छे इंसान को, फिलोसफर किंग को रखना चाहिए, है ना। मेडिकल एनालॉजी देते हुए हैं कि एक हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए जब आप एक सर्जन को बुलाते हो, तो फिर ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज स्टेट को ऑपरेट करने में आती हैं, तो उसके लिए भी एक फिलोसफर किंग होना चाहिए। और स्टेट को ड्राइव करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए तो और पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। रेडिकल रियलिज्म द फाउंडेशन, प्लेटो फर्स्ट रेडिकल आइडियलिस्ट थे। उन्होंने कहा कि आइडियाज़, वर्ड ऑफ आइडियाज़ पर ही हमको, आइडियाज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि आप डिस्कस करो कि जो भी चीज़ें आप पहन रहे हो, कोई शर्ट 5000 की है, कोई शर्ट 2000 की है, और उसकी खुद की इतनी वैल्यू नहीं है, वो केवल और केवल मार्केट फोर्सेस पे रिलाई करता है वो चीज़ है। तो वही कहते हैं वो लोग कि किसी भी मटेरियल चीज़ की आपस उसकी खुद में वैल्यू नहीं है। जैसे $1 के नोट की और ₹1 के नोट की कोई वैल्यू है आपस में? नहीं है, बट चूंकि रिलेटिव उसकी वैल्यू है तो इसीलिए। बट जो आइडियलिस्टिक आइडियाज़ जो होते हैं, ऑनर सम्मान, वो रियल होते हैं, ठीक है। तो आइडियलिज्म बोलता है कि व्हाट ऑट टू बी, होना क्या चाहिए, ना कि रियलिज्म क्या बोलता है कि जो है वो है, उसी के हिसाब से जिएंगे, और जो हैप्पीनेस देता है वो हमारे लिए सच है। बट आइडियलिज्म बोलता नहीं, सच वो नहीं है जो दिखता है, सच को हमें ढूंढना पड़ेगा। प्लेटो कहता है कि एक्चुअल रियलिटी फुल ऑफ एरर है, कि जो अभी हमको दिख रही है एक्चुअलिटी, वो जो एक तरीके से है कि वो एरर से भरी पड़ी हुई है। तो एक हमें ऐसा आइडिया सोचना पड़ेगा जो कि सच हो। दैट शुड बी इंस्पिरेशन टू मेक दिस वर्ल्ड, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए हमारे पास कि एक ऐसा आइडिया है। तो प्लेटो मटेरियल वर्ल्ड का एग्जांपल देते हैं, कहते हैं ये तो फुल ऑफ एरर है। क्यों? ये बदलता रहता है। किसी भी, मैंने आपको दिया था बिल वाला एग्जांपल कि इसमें 10 प्रपोजल थे, 6 7 8 में ये गलतियाँ थी, तो उसको बदल दिया हम लोगों ने। क्यों बदल दिया? क्योंकि उसमें एरर थी। मटेरियल वर्ल्ड में जितना भी मैटर है वो बदलता जाता है। चाहे आप पानी देख लो, पानी कभी बर्फ़, बर्फ़ कभी बाष्प, कभी वाटर वेपर बनता है। तो चूँकि वो चीज़ गलत है आपस में है। इसके जो मेन एलिमेंट है वो H2
हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये जो बनी है H2O या H2O2, इनसे तो कई सारे फॉर्म बन सकते हैं। ये केवल एग्जाम्पल के लिए है। ऐसे वो ह्यूमन ब्रेन पे, पॉलिटिकल साइंस पे, सोशियोलॉजी पे वो गहन अध्ययन करते हैं, बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है फुल ऑफ एरर है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का कोर फिलॉसफी है कि आप कोई भी आइडिया ले लो, चाहे कोई भी आइडिया, जस्टिस, न्याय, एजुकेशन, सबका ले लो, सबके ऊपर न ऊपर सब हर फॉर्म का एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, आपका आइडिया एक है। लेकिन एक परफेक्ट जो आइडिया है, जो आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ फॉर्म है ना, वो एक ऐसा आइडिया होगा जो आप उसको रियलिटी में नहीं जी पाओगे, है ना, बट उसके नियर पहुंच सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म जो है और थ्योरी ऑफ आइडियाज़, ये प्लेटो की जानते हैं भाई। ये कोर प्रपोजिशन क्या है कि प्लेटो का था कि रियलिटी जो है वो शेडो ऑफ आइडियाज़ है। जब आइडियाज़ को आप फॉलो करने लगते हो तो वही हमारी रियलिटी बन जाती है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज को 5 सेंसेस से, है ना, आईज से, ईयर से, नोज से, टच से, टेस्ट से। अब आप बताओ कि जब आप दूर होते हो तो टावर को देखते हो आप, तो क्या टावर वो वाकई में छोटा है? नहीं। जब पास आप आते हो तो टावर की रियल हाइट मालूम पड़ती है आपको है। तो टावर रियलिटी में था 20 मीटर का, बट आप दूर थे तो आपको छोटा सा, इतना उंगली भर का लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो सेंस से हमने, आइज से हमने उसको परसीव किया था। ऐसे ही जो हम सेंसस से अपने नॉलेज लेते हैं वो हमेशा रॉन्ग होता है। गाय का कलर कभी भी, पेड़ के पत्ते का कलर कभी भी हरा नहीं होता है। वो हमें इसलिए दिखता है बिकॉज हमारी आइज़ जो क्लोरोफिल को सेंस करती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते हरे दिखते हैं, वरना पत्तों का रियल कलर क्या है वी डोंट नो, है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ टू वर्ड, प्लेटो कहते हैं एक वर्ड है मैटर का, एक वर्ड है आइडियाज़ का। जो मैटर बनाओ, आप कोई कुर्सी बनाओ, बट एक ऐसी कुर्सी होगी जो उसका आइडिया सोचा किसी ने होगा कि परफेक्ट कुर्सी, परफेक्ट पाए इसमें, तो हमें उस परफेक्टनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा बताते हैं कि ये चेंजेबल है, बट एक सर्कल जैसे है, तो सर्कल तो बिल्कुल गोल होगा, सर्कल तो बिल्कुल गोल होता है, उसमें कोई तिरछी रेखा नहीं होती है ना। जैसे अगर बताऊँ मैं आपको कि सर्कल मान लो ऐसे, सॉरी ये सर्कल है, इसमें कोई चीज़ टेढ़ी बेढ़ी नहीं है, ये आइडियल है। बट क्या ये आइडियल है? नहीं, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है। अब मैं कहूँ कि ये क्या ये है, ये भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूँ उसको, थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, है ना, तो ये उन्होंने कहा कि केवल रीजन ही समझ सकता है अल्टीमेट रियलिटी को, सेंसेस नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज सेंसेस के पास लिमिटेशंस होती हैं। रियलिटी कैसे आएगी? अगेन आप डायरेक्टिक्स मेथड को इस्तेमाल करोगे। अब किसने बताया कि पेड़ के पत्ते हरे नहीं होते हैं? भाई हम तो देखते तो पेड़ के पत्ते हरे दिखते हैं, साइंटिस्ट ने दिया। साइंटिस्ट ने कैसे सोचा? रीज़न लगा करके जान पाया कि पेड़ हरा नहीं होता है ना। पेड़ हरा नहीं होता, ये रीजन के बेसिस पर ही हम लोग जान पाए कि पेड़ हरा नहीं होता, मतलब पेड़ की पत्तियाँ हरी नहीं होती हैं। तो रीजन की वैल्यू से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक सर्कल आप खींचो, अगर आप उसको जूम करोगे तो जो लाइन आपने खींची है अपने हाथों से वो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है बहुत। अगर जूम करोगे उसको, अगर आपने कितना भी अच्छा बना लिया, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जो है फ्लॉज रह गए हैं, कमी रह गई है। तो वही बोलते हैं कि हमें एक जो हमारा सर्कल का आइडिया है x² + y² बराबर r², ये तो बिल्कुल राउंड है, फ्लॉलेस है, एब्सोल्यूट है। बट एक ऐसी है जिसमें कि कुछ थोड़ा सा 99.9% ठीक है, बट थोड़ा सा उसमें बदलाव है। इसलिए बोलते हैं कि मटेरियल चीज़ें कभी भी ट्रूथ नहीं दिखाती हम लोगों को, है ना। हायरार्की ऑफ फॉर्म्स, प्लेटो कहते हैं कि हर आइडिया, आपने पहले घड़ा बनाया होगा, छोटा सा बेकार बनाया होगा, फिर उससे अच्छा बना होगा, फिर उससे अच्छा बना होगा, फिर उससे अच्छा बना होगा। परफेक्टनेस की तरफ पहुंच ही नहीं सकते हो, बिकॉज परफेक्टनेस कभी आ ही नहीं पाती है। बट हमको परफेक्ट को ध्यान में रख करके ही चीज़ों को ड्रॉ करना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं। ऐसे ही एक इंसान की लाइफ क्या होगी, जब तक हम में कमियां हैं तब तक हमको अपनी कमियों को जो है निकालते रहना चाहिए। वो कैसे? डायलेक्टिक्स के फॉर्म में निकालोगे, बहस कर करके
एक दिन आएगा जब हमारे लाइफ में बहुत सारी कमियां होंगी। अभी जो कमियां हमारे अंदर हैं वो बहुत कम कमियां होंगी। इवन हम लोगों ने कमियां कम भी की हैं। आज जो आप देख रहे हो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, या आप इकोनॉमिक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, है ना, यूएन बनाने का कॉन्सेप्ट कि हाँ वॉर्स बेकार है, इसीलिए हमने यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो ऐसे ही आज से 100 साल बाद देखोगे, 200 साल बाद देखोगे कि इंसान और अच्छी लाइफ जी रहा होगा अपनी। क्यों? क्योंकि उसने अपने कॉन्ट्रडिक्शंस कम कर रखे हैं। जिस तरीके से सन, सूर्य हम लोगों बाकी प्लैनेट्स को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, वैसे ही जो रीज़न है वो हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस को हटा करके हमको बेस्ट पर्सन बनाते हैं, बेटर पर्सन बनाते हैं। ठीक है। प्लेटो ने कहा नॉलेज 2 प्रकार की होती है, डॉक्सा, एपिस्टीम। जो 5 सेंसेस से नॉलेज ली गई उसको बोलते हैं डॉक्सा। एपिस्टीम का मतलब होता है रीजनिंग के द्वारा, और कुछ नहीं यहाँ पे। उन्होंने कहा सिटी या एथेंस में लोग क्या मानते थे, जिसके पास पावर है, मनी है, वही ट्रू नॉलेज है। जिसके पास पावर है वो ट्रू नॉलेजेबल इंसान है, जिसके पास मनी है वो ट्रू नॉलेजेबल इंसान है। बट ऐसा नहीं था। ट्रू नॉलेज केवल और केवल रीजन से आ सकती है। ट्रू नॉलेज का मतलब ये है कि डायरेक्टिक्स को आप अप्लाई करिए, जो भी एलिमेंट्स ख़त्म हो जाए उस डिस्कशन के दौरान, वो समझ लो कि वो बेकार एलिमेंट थे, और जो बच जाए वो अच्छे थे। जैसे कि आप पहले कीपैड फ़ोन चलता था, बट इसकी बाद में जब कमियां आई तो धीरे धीरे विकास हुआ टच स्क्रीन का, इंटरनेट का, तो सिंथेसिस का निकल के आया स्मार्टफोन। ये मैं डायलेक्टिक्स की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र, सरकार ने कोई नीति बनाई, जनता और विपक्ष ने उसका विरोध किया, सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया और वो बेहतर हो गई। बीज का पेड़, बीज था, आपने पानी डाला, थीसिस थी ये। इसके बीज के अंदर में कुछ था कि उसने पेड़ बना दिया इसका, बट पेड़ बना तो ये तो इटर्नल भी नहीं है, इसको भी कभी ना कभी मरना है। तो अगेन ये इसने बीज डाले अपने ज़मीन में, तो ये क्या हुआ, सिंथेसिस हो गया कि ये जो काम था, फिर नया पेड़ आएगा। अब पहला बीज था थीसिस, उससे बन गया पेड़, तो ये हुआ एंटीथीसिस, कि जहाँ बीज होगा वहाँ पेड़ बनेगा ही बनेगा। बट पेड़ जब एंटीथीसिस हुआ तो सिंथेसिस का निकला, कि पेड़ से फिर बीज निकला, तो वो हुआ सिंथेसिस। अब कुछ दिन के बाद में जब बीज थोड़ा और होगा, अच्छा होगा, फिर वो पेड़ बनेगा। तो पेड़ बीज, पेड़ बीज, पेड़ बीज, आज तक जितने पेड़ हैं ये थीसिस एंटीथीसिस, थीसिस एंटीथीसिस, सिंथेसिस, यही करते प्रोसेस आए हैं। ठीक है। पढ़ाई, जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आपने पढ़ लिया, बट जब आपने मॉक लगाया तो थीसिस थी। मॉक लगाया तो आपको लगा रही ये तो मैंने गलत पढ़ लिया था पॉलिटी में, ये तो मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। तो वो थी एंटीथीसिस। मॉक टेस्ट लगाना हुआ था, मॉक टेस्ट लगाया, उसमें फिर गलती निकल के आई, ये एडजस्टमेंट मोशन क्या होता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, आपने स्टेटमेंट बदल दिया आपस में, तो वो क्या था, एंटीथीसिस था। कि पढ़ाई आपने नोट्स पढ़े वो थीसिस, टेस्ट लगाया गलती निकली उसमें, तो वो है एंटीथीसिस। और फिर जब आपने आकलन किया कि यार नोट्स में मैं ये ऐड कर लेता हूँ, नोट्स को ऐसे पढ़ूँ, तो वो हुआ जाकर के सिंथेसिस। बट कुछ दिन के बाद में अब फिर आप भूल जाओगे उस चीज़ को, फिर आप उस नया टेस्ट लगाओगे तो नया टेस्ट में फिर गलती करोगे। अगर ये टेस्ट दोबारा लगाओ तब तो गलती नहीं करोगे, बट एक बार अगर नया टेस्ट लगाओ तो फिर गलती करोगे। तो वही है कि थीसिस एंटीथीसिस चलता रहता है हर चीज़ में, और ये होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ परफेक्ट की तरफ बढ़ती है। दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, बस हमको परफेक्शन की तरफ बढ़ना है। वो कैसे पॉसिबल है कि अपने अंदर के जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करते जाओ। जैसे आप कह लो कि सच क्या है, अगर प्लेटो से पूछो कि सच क्या है सोक्रेटिस से, तो वो बोलेंगे ये तो आइडियल स्टेट है कि हाँ सच, बट सच कभी पा नहीं सकते आप। झूठ का ना होना ही सच है, ये प्लेटो बोलेंगे आपको, सोक्रेटिस बोलेंगे आपको। और वेदांत भी यही बोलता है कि झूठ का ना होना ही, आपके अंदर जितनी कमियां हैं, आप जो भी झूठ बोलते हो, अगर आप ठान लो कि आज से मुझे कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, जीवन में कुछ झूठ नहीं बोलना है, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो आपने माना था कि थीसिस, बट आपसे बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो सकती है, आपके पापा मम्मी नाराज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि पापा आपके कोई सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप पापा आपके घर आए, पापा से पूछा पापा ये पैसा कहाँ से लाए हो आप, पापा ने बोला बेटा वो एक सर है वो दे गए थे,
तो पूछोगे पापा क्यों दे गए थे, सैलरी आपकी तो 20,000 रुपये है, तो ये कैसे ले आए आप। तो उस पापा आपसे गुस्सा आएंगे, फिर आपको पीटेंगे। तो सवाल पूछा था वो थीसिस थी, पापा ने जो आपको आंसर दिया कुछ डिससेटिस्फाइड, तो कहे बेटा इतने खर्चे होते हैं क्या करूँ, ईमानदारी का ज़माना नहीं है, तो वो था, वो होगी एंटीथेसिस। फिर आप मान के चलोगे यार ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत हम मान लेते हैं कि कमियां समाज में ही हैं, तो आपने थोड़ा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया, थोड़ा सा पापा को क्रिटिसाइज़ किया, और आप एक ऐसे फॉर्मूले पहुंच गए हो कि नहीं कि थोड़ा बहुत मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बट 90% हमारी चांस है। कुछ दिन के बाद में जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो बोलेगी यार ये तो आदमी गलत था, 10% भी इस इंसान ने कैसे गलती एक्सेप्ट कर ली, है ना। तो ये चलता रहता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।